हमारा प्रस्ताव रहा है कि यहूदी लोग किसी समय भारत से निकलकर पश्चिम एशिया में पहुँचे थे। यदि ऐसा है तो हमें उनकी जो आनुवंशिकी अथवा जेनेटिक सूचना है उसका भारत से संबंध मिलना चाहिए। इस जांच को करने के लिए हम पहले वह चौखटा तय कर दें जिसके अंतर्गत हम इस सूचना को ढूंढेंगे। सामान्य मान्यता है कि एक्सोडस, जिसमें मूसा ने यहूदियों को मिस्रयाम नाम की जगह से निकालकर इज़राइल पहुंचाया था, वह लगभग 1500 ईसा पूर्व हुआ था। अतः हम उस समय की आनुवंशिकी सूचना पर विचार करेंगे। उसके बाद इज़राइल से लगभग 600 ईसा पूर्व में उन्हें निष्कासित किया गया। वह लगभग 60 वर्षों तक बेबीलोन या पुरातन इराक में रहे और उसके बाद वे पुनः इज़राइल गए थे। हमारी पहली सूचना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टीफन ओपेनहाइमर से मिलती है। आपने अध्ययन किया तो पाया कि जो वर्तमान मनुष्य हैं ये लगभग 160,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से निकले थे, लेकिन ये अफ्रीका से सीधे यूरोप नहीं पहुँचे। इनके अनुसार आधुनिक मानव लगभग 70,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से निकले और हिंद महासागर के किनारे किनारे चलते हुए ये दक्षिण एशिया को पहुँचे और यहाँ से लगभग 25,000 वर्ष पूर्व इनकी एक शाखा यहाँ से यूरोप को पहुँची, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। यद्यपि इस विचारधारा में आधुनिक मनुष्यों का फैलाव भारत से हुआ दिखता है, लेकिन इसे यहूदियों से जोड़ना कठिन है, क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई विवरण नहीं है कि यहूदी यूरोप से निकल करके पश्चिम एशिया को पहुँचे थे। ऐसा भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहूदियों का यूरोपीय लोगों से जेनेटिक संबंध मिलता हो। इसलिए हम इस विचारधारा को एक किनारे रख देते हैं। दूसरी सूचना हमें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर स्टीवन वाइट्समैन से मिलती है। इनके अनुसार यहूदी परंपरा में पुजारी आरोन के वंशज होते हैं। आरोन मूसा के भाई थे और उन्होंने अपने पुत्रों को यहूदियों के पुजारी नियुक्त किया और यह परंपरा समय से चलती आई। इन्होंने एक अध्ययन का हवाला दिया जिसमें पाया गया कि यहूदी पुजारियों के जीन्स में एक विशेष जीन मिलता है जिसे कोहेन मॉडल हैप्लोटाइप कहते हैं। यहूदी लोगों के दो भाग हैं जिन्हें आश्केनाजी और शेपार्डिक कहा जाता है। इन दोनों भागों का विभाजन लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था और यह पाया गया कि इन दोनों शाखाओं के पुजारियों में यह कोहन मॉडल हैप्लोटाइप मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो परंपरा में कहा गया कि आरोन के पुत्र पुजारी बने, यह 1500 ईसा पूर्व के लगभग की बात हो सकती है और 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये परंपरा चलती रही और 500 ईसा पूर्व के करीब इन दोनों भागों में विभाजन हुआ, लेकिन उस विभाजन के बाद दोनों भागों में वह कोहेन मॉडल हैप्लोटाइप विद्यमान रहा, जो आज भी दोनों परंपराओं के पुजारियों में मिलता है। इस अध्ययन से यह तो स्पष्ट होता है कि बाइबल की परंपरा सही बैठती है, लेकिन यह हमें इस बात की कोई सूचना नहीं देती कि
आरन कहाँ हुए और 500 ईसा पूर्व के पहले जो 1000 वर्ष थे उसमें यह कोहेन मॉडल हैप्लोटाइप किस प्रकार से इन दोनों भागों में प्रवेश किया। इसलिए यह सूचना उपयुक्त होते हुए भी हमारे प्रश्न को पर प्रकाश नहीं डालती है। तीसरी सूचना हमें नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के RM-124 प्रोजेक्ट से मिलती है। यह एक विशेष जीन है जो अश्केनाज़ी यहूदियों में पाया जाता है और भारत में पाया जाता है। वर्तमान अनुमान है कि यह जीन लगभग 16,000 वर्ष पूर्व आज के वर्तमान रूप में प्रतिस्थापित हो गया था। एस साहू द्वारा प्रकाशित एक पर्चे के अनुसार यह RM-124 जीन भारत में पश्चिम बंगाल में 23%, पश्चिम बंगाल के करमालियों में लगभग 100%, जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों में 87%, खम्मा चौधरियों में 73% और बिहार के यादवों में 50% में पाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, जो जौनपुर यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक का हिस्सा है, वहाँ पर यह RM-124 जीन भारी संख्या में पाया जाता है और यही RM-124 जीन अश्केनाज़ी ज्यूज़ के लगभग 2% लोगों में पाया जाता है। तो प्रश्न उठता है कि यह जीन जो भारत में इतनी विस्तृत संख्या में पाया जाता है, यह अश्केनाज़ी ज्यूज़ में कैसे पहुंचा। इस संबंध में नेशनल ज्योग्राफिक प्रोजेक्ट स्वयं का अनुमान है कि एक संभावना यह है कि यहूदियों को 6वीं सदी ईसा पूर्व में इज़राइल से बंदी बनाकर बेबीलोन यानी पुरातन इराक ले जाया गया था। लगभग उसी समय भारत से कुछ लोग पर्शिया पहुँचे और साइरस के समय उन लोगों ने पश्चिम को और आक्रमण किए। इसलिए एक संभावना बनती है कि जो लोग भारत से पर्शिया और पर्शिया से फिर पश्चिम यानी बेबीलोन पहुँचे और पश्चिम में बेबीलोन में इनका यहूदियों से संपर्क हुआ, जिससे यह RM-124 जीन जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह कुछ यहूदियों में प्रवेश कर गया। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, परंतु यह स्पेक्युलेटिव है, यानी कि हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि भारत के RM-124 जीन वाले पहले पर्शिया गए, फिर पर्शिया से बेबीलोन गए, फिर उनका यहूदियों से संबंध हुआ और वहाँ से वह जीन आगे पहुँचा। इसलिए यद्यपि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसके पक्ष में हमें प्रमाण भी कम ही मिल रहा है। चौथी सूचना फर्डिनेंड हेनरबिकलर के एक अध्ययन से मिलती है। इन्होंने इराक में खुर्दों के जीन्स के ऊपर गहन अध्ययन किया। इन्होंने बताया है कि पुरातन इराक में एक उम्मन मंडा करके कुछ लोगों का विवरण मिलता है और इन लोगों का जो ओरिजिन है वह इस 21वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी ईसा पूर्व के बीच में बताया जाता है। यानी कि इस अवधि में ये इराक में आए थे या इन्होंने इराक पर आक्रमण किए थे और इराक में अपना कब्जा किया था। इनके अनुसार ये उम्मन मंडा कौन लोग थे, इसका ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। फिर भी इन्होंने संभावना दिखाई है कि एक संभावना यह आर्मी के ट्रूप्स की हो सकती है और दूसरी संभावना सिपाही की हो सकती है, अथवा तीसरी संभावना कि किसी दूर के इलाके में पहाड़ी क्षेत्र से इस शब्द का अर्थ हो सकता है। यह जो आखिरी संभावना है, यह
हमें भारत की तरफ कुछ हद तक ले जाती है, क्योंकि भारत का जो पहाड़ी इलाका है, यानी जो खैबर पास या जो पाकिस्तान का इलाका है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता भी फैलती थी, वह इलाका इराक के पूर्व में दूर इलाके में पड़ता है। इन्होंने यह भी बताया है कि जो उमन मंडा शब्द है वह 18वीं और 17वीं सदी ईसा पूर्व में सेमाइट यानी यहूदियों के लिए उपयोग किया जाता था। इसलिए उमन मंडा का संबंध एक तरफ यहूदियों से और दूसरी तरफ पूर्वी क्षेत्र से हमें मिल रहा है। इनके द्वारा एक चित्र दिया गया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि लगभग 3500 वर्ष पूर्व भारत से पश्चिम को कुछ लोगों का पलायन हुआ था। यह जो 3500 वर्ष पूर्व है, यह 1500 वर्ष ईसा पूर्व बैठता है, जो कि एक्सोडस का लगभग समय बैठता है। इसलिए एक संभावना यह बनती है कि ये जो RM-124 जीन है, यह भारतीय यादवों में था और इन यादवों के ही एक घटक को मूसा भारत से लेकर इज़राइल पलायन किए थे। यदि ऐसा है तो हमारी कई बातें आपस में बैठ जाती हैं। पहली बात कि 1500 ईसा पूर्व के करीब एक्सोडस हुआ और उसी समय हेनर बिकलर के अनुसार कुछ लोग भारत से पश्चिम को पलायन किए। दूसरी बात कि स्टीफन नैप के अनुसार यादवों का संबंध यहूदियों या हिब्रू से हो सकता है। इसलिए यदि 1500 ईसा पूर्व में यादवों का एक घटक भारत से या सिंधु घाटी सभ्यता से निकलकर पश्चिम एशिया को गया, तो यह संभव है कि यह अपने साथ RM-124 जीन को लेकर गया होगा और वहाँ से यह RM-124 जीन आश्केनाज़ी ज्यूज़ में आज भी मिल रहा है। साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता से ही यादव लोग सिंधु घाटी के पतन के बाद पूरब को फैले और उन्हीं के वंशज आज हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में मिलते हैं। इस प्रकार RM-24 जीन से हमें भारत के यादवों और यहूदियों का संबंध भी मिल जाता है। इसलिए हमारे सामने दो संभावनाएं हैं। एक संभावना है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में जब यहूदियों को बंदी बनाकर बेबीलोन लाया गया था, उस समय कुछ अज्ञात RM-124 जीन वाले भारतीय पहले भारत से पर्शिया गए, फिर वहाँ से बेबीलोन गए और वहाँ से उनका यहूदियों से संबंध हुआ। और दूसरी संभावना है कि 1500 ईसा पूर्व में जब मूसा भारत से हिब्रूज या यहूदियों को लेकर निकले, तो वह घटक ही यादवों का था और RM-124 जीन जो यादवों में पाया जाता है, यह सहज ही आश्केनाज़ी ज्यूज़ में इस माध्यम से आज भी पहुंच गया। अतः जो कुल तस्वीर बनती है कि RM-124 जीन भारत के यादवों और आश्केनाज़ी ज्यूज़ में एक्सोडस के समय मूसा के साथ जो यादव गए थे उनसे पहुंचा होगा, इस बात का हमें संकेत यहाँ मिलता है। और जेनेटिक जो वर्तमान में ज्यूज़ की जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उससे यह सूचना मेल खाती है। अतः हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि एक्सोडस के समय जिन लोगों को मूसा इज़राइल लेके गए थे, वे कहीं भारत के यादवों का एक घटक तो नहीं था।